नमस्कार। आप सुन रहे हैं माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं हूं साइमन कारवर और आज हम दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड से जुड़ी एक अहम खबर को आसान हिंदी में समझेंगे। और मैं हूं लेकलन रीड। मामला सीधा दिखता है, लेकिन है थोड़ा उलझा हुआ। दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड को 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया गया है। बस यहीं से सवालों की पूरी कतार शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नोटिस इंडियन पोलो एसोसिएशन को 12 मार्च के आसपास मिला। यहां आसपास शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि उपलब्ध रिपोर्टिंग में तारीख को लेकर यही तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है। यानी हमें इतना पता है कि मार्च के मध्य में नोटिस मिला, लेकिन हर विवरण अभी सार्वजनिक रूप से बिल्कुल साफ नहीं है। हाँ, और यही बात ध्यान रखने लायक है। अभी खबर का सबसे पक्का हिस्सा यह है कि नोटिस दिया गया है, उसमें 15 दिन के भीतर मैदान खाली करने को कहा गया है और नोटिस इंडियन पोलो एसोसिएशन तक पहुंच चुका है। लेकिन आगे क्या होगा, यही अभी धुंधला हिस्सा है। जैसे धूल भरी सड़क पर बाइक चलाते वक्त सामने का मोड़ दिख तो रहा हो, पर पूरा साफ नहीं। बिल्कुल। इस समय 3 बुनियादी बातें अलग अलग रखनी जरूरी हैं। पहली, नोटिस दिया गया है। दूसरी, नोटिस की समय सीमा 15 दिन बताई जा रही है। और तीसरी, अभी यह साफ नहीं है कि इंडियन पोलो एसोसिएशन इस नोटिस को कानूनी तौर पर चुनौती देगी या फिर मैदान खाली करने की दिशा में कदम उठाएगी। यानी अभी निष्कर्ष पर कूदना ठीक नहीं होगा। कई बार खबर पढ़ते ही लगता है कि फैसला हो गया, पर नहीं। नोटिस आना और अंतिम परिणाम होना दोनों एक ही चीज नहीं है। बीच में जवाब, बातचीत, कानूनी प्रक्रिया या प्रशासनिक स्पष्टता, काफी कुछ हो सकता है। और यही वजह है कि इस कहानी को बेदखली हो गई की तरह नहीं, बल्कि बेदखली का नोटिस दिया गया है की तरह समझना चाहिए। भाषा में यह फर्क छोटा लग सकता है, पर खबर की सटीकता के लिए बहुत बड़ा है। एक और बात, नोटिस किस आधार पर दिया गया, आगे कौन सा विभाग क्या कह रहा है, या इसके पीछे विस्तृत प्रशासनिक तर्क क्या हैं, ये सब अभी पूरी तरह सार्वजनिक तस्वीर में नहीं है। इसलिए जो ज्ञात है वही कहना बेहतर है। बाकी पर थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं तो बात फिसल जाती है। तो चैप्टर 1 का साफ सार ये है। जयपुर पोलो ग्राउंड को 15 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस इंडियन पोलो एसोसिएशन को मार्च के मध्य यानी 12 मार्च के आसपास मिला बताया जा रहा है। और अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि एसोसिएशन अदालत जाएगी, प्रशासन से बात करेगी या नोटिस का पालन करेगी। और आगे की पूरी कहानी समझने के लिए हमें इस जमीन के इतिहास पर जाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है। इसके पीछे दिल्ली की पुरानी जमीन, संस्थागत उपयोग और विरासत का पूरा ताना बाना जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जयपुर पोलो ग्राउंड लुटियंस दिल्ली के उस इलाके में है जिसे कभी जयपुर राजघराने की जमीन से जोड़ा जाता है। यही बात इस पूरे मामले को सामान्य प्रशासनिक नोटिस से अलग बनाती है। सही कहा। दिल्ली में जमीन की कहानियां अक्सर परतदार होती हैं। ऊपर से देखो तो बस एक खुला मैदान, लेकिन नीचे मतलब इतिहास में कई दावे, व्यवस्थाएं और पुराने समझौते जुड़े रहते हैं। यहां भी कुछ वैसा ही लगता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह इलाका कभी जयपुर रियासत से जुड़ी जमीन का हिस्सा माना जाता था। फिर आगे एक और महत्वपूर्ण संदर्भ आता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बाद में यह जमीन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को दी गई थी, और वो भी इस शर्त के साथ कि यहां पोलो खेल जारी रहेगा। अब यही बिंदु सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, क्योंकि इससे जमीन का उपयोग सिर्फ सैन्य या प्रशासनिक उपयोग का मामला नहीं रह जाता, बल्कि खेल परंपरा से भी जुड़ जाता है। हाँ, और अगर ये शर्त वास्तव में इस व्यवस्था का केंद्रीय हिस्सा रही है, तो फिर सवाल ये बनता है कि आज जो नोटिस आया है वो उस ऐतिहासिक उपयोग से कैसे मेल खाता है। मैं थोड़ा संभल कर बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त पूरी दस्तावेजी श्रृंखला सामने नहीं है। लेकिन जो रिपोर्टिंग में सामने आया है उससे इतना जरूर समझ आता है कि पोलो का जारी रहना इस जगह की पहचान का हिस्सा रहा है। यही वजह है कि मामला सिर्फ कौन मैदान इस्तेमाल करेगा तक सीमित नहीं है। ये जमीन का ऐतिहासिक चरित्र क्या रहा, विरासत की निरंतरता कैसे बनी और किस शर्त पर उपयोग बदला या जारी रखा गया, इन सवालों तक जाता है। कई बार विरासत से जुड़े विवादों में असली टकराव यही होता है। क्या कोई जगह सिर्फ वर्तमान प्रशासनिक नियंत्रण से परिभाषित होगी या उसके ऐतिहासिक उपयोग का भी महत्व रहेगा? और पोलो के संदर्भ में ये और भी दिलचस्प है।
क्योंकि पोलो कोई रोजमर्रा का हर गली का खेल नहीं है। इसके मैदान, उसकी परंपरा और उससे जुड़े संस्थान, सब कुछ खास ढंग से बना रहता है। ऐसे में जयपुर पोलो ग्राउंड जैसा नाम सिर्फ नक्शे पर एक लोकेशन नहीं होता। ये दिल्ली की उस परत की याद दिलाता है जहां रियासतें, सैन्य परंपरा और औपनिवेशिक दौर की शहरी संरचना एक दूसरे से जुड़ती हैं। मैं इसे एक आसान तरीके से कहूं तो ये सिर्फ घास का टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास, पहचान और उपयोग तीनों मिलते हैं। इसलिए अगर यहां किसी तरह का बदलाव होता है तो उसका असर प्रतीकात्मक भी होता है। लोग इसे सिर्फ खेल प्रबंधन के रूप में नहीं, बल्कि विरासत के प्रश्न के रूप में भी देखते हैं। बिल्कुल, और यहीं से खबर का वजन पड़ता है। अगर किसी साधारण मैदान पर नोटिस आता तो चर्चा सीमित रहती, लेकिन यहां पुरानी जमीन का संदर्भ है, जयपुर राजघराने का उल्लेख है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का नाम है और पोलो जारी रखने की शर्त की बात है। ये सब मिलकर मामले को बड़ा बना देते हैं। तो चैप्टर 2 का सार ये है, जयपुर पोलो ग्राउंड का महत्व उसके वर्तमान उपयोग से ज्यादा उसके इतिहास में है। रिपोर्ट्स इसे जयपुर राजघराने से जुड़ी जमीन बताती हैं। बाद में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को दिए जाने और पोलो जारी रखने की शर्त का उल्लेख करती हैं। और इसी कारण ये मामला खेल, विरासत और जमीन के उपयोग तीनों का मुद्दा बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? अगर इस नोटिस पर अमल होता है तो सीधा असर यह हो सकता है कि इस मैदान पर भविष्य में पोलो मैच रुक जाएं। बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन खेलों में जगह ही बहुत कुछ तय करती है। मैदान गया तो गतिविधि भी बदल सकती है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई निष्क्रिय या भुला दिया गया मैदान नहीं था। हाल ही में इसी मैदान पर भारत और अर्जेंटीना के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पोलो मैच आयोजित हुआ था। यानी यह स्थल अभी भी सक्रिय, प्रतिष्ठित और प्रासंगिक था। हाँ, यही तो। अगर किसी जगह पर अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ हो तो यह दिखाता है कि उसका इस्तेमाल औपचारिक, दृश्य और महत्व वाला है। इसलिए अगर यहां खेल रुकते हैं तो असर सिर्फ एक क्लब या एक संस्था तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली में पोलो की मौजूदगी, उसकी दृश्यता और शायद उसके आयोजन ढांचे पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि यहां फिर वही सावधानी जरूरी है। हमें अभी ये नहीं कहना चाहिए कि पोलो दिल्ली से खत्म हो जाएगा। ये उपलब्ध तथ्यों से आगे की बात होगी। सही बात यह है कि अगर नोटिस लागू होता है तो इस खास मैदान पर भविष्य के मैच रुक सकते हैं। उसके बाद खेल कहां और कैसे आयोजित होगा, ये इस समय स्पष्ट नहीं है। ठीक कहा। कभी कभी लोग एक मैदान को पूरा खेल समझ लेते हैं। मामला इतना सीधा नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि कुछ मैदान प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों तरह से अहम होते हैं। जयपुर पोलो ग्राउंड शायद ऐसा ही मामला है। जैसे मेरी पुरानी ट्रेल बाइक का एक छोटा पार्ट, बाहर से छोटा पर उसके बिना पूरी मशीन खांसने लगती है। ठीक है, यह थोड़ी बाइक वाली मिसाल हो गई, पर बात समझ आ रही होगी। पूरी तरह। और अब दो संस्थागत सवाल सामने आते हैं। पहला, केंद्र सरकार की आगे की योजना क्या है? दूसरा, इंडियन पोलो एसोसिएशन क्या कदम उठाती है? असल कहानी अब यहीं से आगे बढ़ेगी। क्या प्रशासन कोई औपचारिक स्पष्टीकरण देगा? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सामने आएगी? क्या कानूनी चुनौती होगी या बातचीत से रास्ता निकलेगा? और इन सवालों का जवाब अभी नहीं है। यही इस खबर की ईमानदार स्थिति है। हमारे पास नोटिस की सूचना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में रिपोर्ट्स हैं और संभावित असर का एक मोटा अंदाजा है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी खुला हुआ है। तो अगर आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं तो अगले अपडेट में आपको शायद इन्हीं बिंदुओं पर नजर रखनी चाहिए। क्या एसोसिएशन सार्वजनिक प्रतिक्रिया देती है? क्या नोटिस को चुनौती दी जाती है? क्या सरकार की तरफ से आगे कोई रुख सामने आता है? और क्या इस मैदान के भविष्य को लेकर कोई साफ योजना बताई जाती है? संक्षेप में, मामला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसका महत्व काफी बड़ा है, क्योंकि ये एक मैदान से शुरू होकर खेल, इतिहास और सरकारी फैसलों तक जाता है और दिल्ली में पोलो के भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। यही था आज का सीधा सा एक्सप्लेनर। हम इस कहानी पर आगे भी नजर रखेंगे, खासकर जब ज्यादा आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। मैं था लैकलन रीड और मैं था साइमन कार्वर। धन्यवाद लैकलन। शुक्रिया साइमन, फिर मिलेंगे।